students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are continue with your syllabus with the help of videos and the homework sent by the teachers. So let's start our today's class. Student, as we read the lesson 11 water in the atmosphere, we already complete this chapter and today we will discuss the question answer of this chapter. Okay, so let's start. The most important constituent of the atmosphere for human being. एटमॉस्फेयर में जो मेन मटेरियल है जिससे एटमॉस्फेयर बना है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बताना है हमें इसमें. एंड दिस इज 1 मार्क्स क्वेश्चन. सो एटमॉस्फेयर हमें पता है वाटर वेपर, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल, तीनों से मिलकर के बना है. क्योंकि हम चैप्टर में वाटर वेपर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग के लिए वाटर वेपर का इंपॉर्टेंस, वाटर वेपर के बिना वाटर साइकिल है दैट वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी एंड रेनफॉल नहीं होगी. तो यहाँ पर वाटर वेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं. सो हियर आंसर इज द वाटर वेपर. वाटर वेपर एटमॉस्फेयर का वो कंटेंट है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू वेपर. वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. सी बॉडी है, कोई ओशनिक बॉडी है, यहाँ से वेपर बन रहे हैं, हीट पड़ रही है जब इन पे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द इवापोरेशन. सो हियर आंसर इज द इवापोरेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the air that contains moisture to its full capacity. एक एयर में जितना मॉइस्चर आ सकता है उतना मॉइस्चर जब एक एयर में आ जाता है तो उस एयर को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड एयर. दिस इज कॉल्ड द सैचुरेटेड एयर. जब फुल अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फुल वाटर वेपर आ गया किसी वॉल्यूम ऑफ एयर में, उसे सैचुरेटेड एयर कहा जाता है. द हाइएस्ट क्लाउड, हमने टाइप्स ऑफ क्लाउड पढ़े थे, साइरस, स्ट्रेटस, निम्बस. तो हाईएस्ट क्लाउड जो 8000 से 12000 मीटर की हाइट पर मिलता है दैट इज सिरस. सिरस क्लाउड है वो सबसे ज्यादा हाइट पर मिलता है. नेक्स्ट, नेम द 3 टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन का हमने पढ़ा था. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है फॉल डाउन. जब वाटर वेपर कंडेंस्ड हो जाए और वो वापस से अर्थ पर आए उसे ही कहा जाता है प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन हमने 3 टाइप की पढ़ी थी, रेनफॉल, स्नोफॉल एंड हेलफॉल. रेन वाटर के रूप में आ सकती है वाटर वेपर हमारे अर्थ पर. स्नो के फ्लेक्स बन जाते हैं, सॉफ्ट स्नो होती है वो आ सकता है. एंड आपको बताया था कि जो पीनट होते हैं उनके साइज से लेकर के और बड़े बोल तक के साइज के हेल, जो कि बहुत ज्यादा डेंस्ड आइज होती है, उसके फॉर्म में अर्थ पर वाटर वेपर आ जाते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी. रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ water vapor in the air as compared to the capacity of air to hold moisture. So here is the total quantity of moisture in the air को जब हम डिवाइड करेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. सपोज 5 ग्राम मॉइस्चर है एयर में जबकि उसकी कैपेसिटी 10 की है, तो उसका रेशियो क्या निकलेगा? दैट इज 50%. तो हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर 50% है. नेक्स्ट, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज रैपिडली विद एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड के साथ जाते जाते वाटर वेपर की क्वांटिटी खत्म क्यों होती जाती है? देखिए, सबसे ज्यादा वाटर वेपर इवोपोरेशन होगा जो ओशियनिक बॉडी है, ओशियन
वाटर बॉडी है वहां पर सबसे ज्यादा इवोपरेशन होता है, अगर कहीं पर लैंड है तो वहां पर लेस होता है इवोपरेशन, क्योंकि इवोपरेशन होने के लिए ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो वाटर होता है ओशनिक बॉडी में। सो अर्थ सरफेस के पास में सबसे ज्यादा इवोपरेशन होता है, लेकिन हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे सो ये इवोपरेशन की प्रोसेस कम होती जाती है, इवोपरेशन कम होता जाता है, ऊंचाई पर इवोपरेशन नहीं होगा, तो इवोपरेशन नहीं होगा तो वाटर वेपर भी नहीं होंगे। तो इस आंसर में क्या लिखना है कि वाटर वेपर्स आर डिपेंड ऑन द इवोपरेशन एंड इन हायर एल्टीट्यूड देयर इज लेस इवोपरेशन, सो दैट वाटर वेपर आर आल्सो लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। क्लाउड की फॉर्मेशन आपको बताई गई थी, जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं उनको सरफेस मान के और वाटर वेपर है उनका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। जब एयर जिसके अंदर वाटर वेपर है वो ऊपर चली गई तो वो कूल होने लगती है, ठंडी होने लगती है, एंड जब ठंडी होने लगती है तो कंडेंसेशन होता है, मतलब हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज है उसके चारों ओर वाटर वेपर्स हैं वो जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो जब ये न्यूक्लियाई है इसके चारों ओर बहुत ज्यादा वाटर वेपर इकट्ठे हो जाए तो ये फॉर्मेशन हो जाती है क्लाउड्स की। इनकी डेंसिटी, टेम्परेचर एंड हाइट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है क्लाउड्स का, दैट इज सर्रस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जब होता है तो डिफरेंट फॉर्म में वो होता है, सो दीज आर, ड्यू की फॉर्म में होता है कंडेंसेशन, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, ये डिफरेंट फॉर्म है कंडेंसेशन की। मींस कंडेंसेशन कब होता है, जब वाटर वेपर्स है वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, एक स्पेस उनको मिल जाता है, एक सरफेस उनको मिल जाता है, जैसे कि लीव्स है उनके ऊपर पानी की जो बूंदें जमी हुई मिलती है वो कंडेंसेशन का फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड द ड्यू। नेक्स्ट इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में आइस की जो थिन लेयर है वो जमा हो जाती है ग्रास पर, लीव्स पर। सो पॉइंट है ड्यू की फॉर्मेशन में फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है टेम्परेचर, यानी कि 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है, एंड फ्रॉस्ट में 0 डिग्री से कम होता है, मतलब माइनस में टेम्परेचर चला जाए तो आइस की शीट देखने को मिलेगी लीव्स के ऊपर, उसे फ्रॉस्ट कहा जाता है। लिक्विड जो ड्रॉप्स हैं वो पत्तियों पर देखने को मिलती है उसे ड्यू कहा जाता है। फॉग एंड मिस्ट कब फॉर्म होते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है उनके चारों ओर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाए, तो ये जब ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जब टेम्परेचर होगा तो कंडेंसेशन है वो लिक्विड फॉर्म में होगा, हमने लीव्स के ऊपर जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की वो दिखाई पड़ेगी। जबकि फ्रॉस्ट में फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा ड्यू पॉइंट, यानी माइनस में टेम्परेचर जब चला जाएगा तब हमें एक थिन शीट आइस की देखने को मिलेगी ग्रासेस पर एंड लीव्स पर, तो वहां पर भी कंडेंसेशन हुआ है, बट यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था इसलिए वो फ्रोजन फॉर्म में हुआ है फ्रॉस्ट में। एंड फॉग एंड मिस्ट हमें एटमॉस्फेयर में तब देखने को मिलते हैं जब डस्ट पार्टिकल लोअर लेयर्स में, एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर्स होती है उनमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके चारों ओर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तब फॉग एंड मिस्ट बनते हैं। सो दीज आर द 4 फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मोक। स्मोक की फॉर्मेशन कब होती है, जब इंडस्ट्रीज या अर्बन एरिया से निकलने वाला स्मोक एंड फॉग, फॉग भी हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है, वहां पर स्मोक भी है, तो स्मोक एंड फॉग दोनों मिक्स हो जाते हैं एंड इसे ही कहा जाता है स्मोक। इट्स अ काइंड ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट, हाउ ह्यूमिडिटी रिसीव्ड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कहां से आती है, सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि इवोपरेशन जब होता है तो इवोपरेशन होने से जो वाटर की क्वांटिटी है वो एयर में मिक्स हो जाती है, मतलब वाटर वेपर के फॉर्म में। जो वाटर वेपर है यानी कि जो वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो एयर में मिक्स हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी आ जाती है एयर में। कौन सी प्रोसेस हो रही थी, इवोपरेशन हो रहा था। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मींस जो एक्चुअल क्वांटिटी है ह्यूमिडिटी की एयर में,
that is called the absolute humidity. Next, suitable condition for making of dew. ड्यू यानी कंडेंसेशन होने के लिए सुटेबल कंडीशंस कौन सी है? दैट इज लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट्स, तो कंडेंसेशन होगा. काम एयर, एयर काम होनी चाहिए तभी वो अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आके कूल होगी. क्लाउडलेस स्काई, स्काई कैसा होना चाहिए? क्लाउडलेस होना चाहिए, तभी ज्यादा इवेपोरेशन होगा और तभी ज्यादा कंडेंसेशन होगा. एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होनी चाहिए, काम एयर होनी चाहिए और क्लाउडलेस स्काई होना चाहिए एंड लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट होनी चाहिए, तो कंडेंसेशन होता है. नेक्स्ट इज रेन शेडो एरिया. व्हेन यू रिमेंबर जब हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल पढ़ रहे थे तो हमने 3 टाइप्स की रेनफॉल पढ़ी थी. फर्स्ट वन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल, सेकेंड वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड थर्ड वन इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल. तो जो ओरोग्राफिक रेनफॉल थी उसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी माउंटेन रीजन है वहां पर एयर जब मूव होती है, इसमें ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि ज्यादा ऊंची उठ नहीं पाती एंड कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लाउड बन जाते हैं एंड उसके बाद में जो रेनफॉल होती है वो इस रीजन में होती है. और एक रीजन ऐसा होता है जहां पर जो ये इसे कहा जाता है लीवार्ड साइड एंड इसे कहा जाता है विंडवार्ड साइड. सो ये विंडवार्ड साइड है, ये लीवार्ड साइड है, मतलब यहां पर रेनफॉल नहीं हुई, इसे ही कहा जाता है रेन शेडो एरिया. ओके. नेक्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल कब होती है? रेनफॉल में कन्वेक्शनल करंट्स बनते हैं. जिस एयर का टेम्परेचर ज्यादा है, अर्थ सरफेस से टच होके वो एयर है वो ऊपर उठती है तो ये वार्म होती है. इसकी जगह लेने के लिए जो कूल एयर होती है वो आती है, तो इस तरह से कन्वेक्शनल करंट बन जाते हैं एंड यहाँ पर क्लाउड बन जाते हैं. सेम हियर, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद में वो ठंडी हो जाएगी तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो वाटर वेपर है एंड जो कूल एयर है वो वापस से उसकी जगह लेने के लिए नीचे आएगी. तो यहाँ हम देखेंगे कन्वेक्शनल विंड्स बन गई है, कन्वेक्शनल एयर बन गया है एंड जो गर्म हवा है वो ऊपर उठने के बाद में कूल डाउन हो रही है, तो यहाँ पर वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाएगा और फिर बारिश होगी. इसे कहा जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल. एक थर्ड टाइप रेनफॉल और थी, दैट इज फ्रंटल रेनफॉल. जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिक्स हो जाएं तो उनमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश होती है. इसे कहा जाता है साइक्लोनिक एंड फ्रंटल रेनफॉल. So students, these are some important question of this chapter. I hope all of you understand that. Write these question answer in your notebook and revise them. Best of luck for your studies. Thank you.